जय हिंद। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा GK GS। आज के वीडियो में हम लोग कोशिका विज्ञान के पार्ट 2 देखेंगे। इसमें कोशिका के मुख्य भाग पे चर्चा करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए, कोशिका के मुख्य भाग में फर्स्ट नंबर पॉइंट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, परागम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। फर्स्ट एरो, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेकेंड एरो, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। थर्ड एरो, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। सेकेंड नंबर टॉपिक भाग जो है ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। पीछे हम लोग देखे हैं सेल वॉल देखे हैं, अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। फर्स्ट एरो, कोशिका झिल्ली एक जीवित, लचीली, छिद्रयुक्त, अर्धपरागम्य, चयनात्मक एवं अत्यंत ही पतली झिल्ली होता है। इसका मुख्य कार्य, किसका मुख्य कार्य? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। सेकेंड एरो, कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की बनी होती है। एवं लास्ट एरो, कोशिका झिल्ली को सर्वप्रथम नेंगले और क्रेमर ने देखा था, लेकिन साबित ई ऑब्टेन सन 1899 ईस्वी में किया था। देख लीजिए, यही है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, यही है कोशिका झिल्ली, ये जो केंद्र को घेरे हुए। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, तारकाय, सेंट्रोसोम। सभी तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा रचना होता है, जिसे तारकाय कहते हैं। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप ये सब में नहीं पाया जाता है, मैंने पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेकेंड नंबर एरो, तारकाय कोशिका विभाजन में मदद करता है तथा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। थर्ड नंबर, सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले अंग जैसे कशाम्बिका, फ्लैजिला व सिलिया का निर्माण करता है। फोर्थ, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकेरियोटिक कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका युक्त जालिका तंत्र होता है, जिसे अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे इर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। फर्स्ट एरो, यह वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य ये हो जाएगा प्रोटीन एवं वसा को संश्लेषण करने में सहायता करना। सेकेंड एरो, जब राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर मौजूद रहता है तो उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, और राइबोसोम अनुपस्थित रहता है तब चिकना अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। लास्ट एरो, इसकी खोज सर्वप्रथम KR पोर्टर ने किया था। 5, राइबोसोम, यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन उत्पादन स्थल है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सेकेंड एरो, राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःद्रव्य जालिका में पाया जाता है। राइबोसोम जो पाया जाता है वो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, अंतःद्रव्य जालिका में। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में खोजा था और जंतु कोशिका में J.E. प्लेड ने किया था। इसका नामकरण रॉबर्ट सन 1958 ईस्वी में किया था। सही से इसको पढ़िए, सुनिएगा। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में खोजा था। यही बात जंतु कोशिका में J.E. प्लेड ने किया था तथा नामकरण माने राइबोसोम का राइबोसोम नाम रॉबर्ट ने दिया था 1958 ईस्वी में। 6, माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका का श्वसन स्थल है एवं ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं एवं कोशिका इंजन भी कहते हैं।
कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका अनेक नाम है, अनेक रूप में इसको जाना जाता है। फर्स्ट है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसका अल्टमैन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट किसके, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसके अनुसार है? अल्टमैन के अनुसार। माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। बेंडा एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में अंगुलीनुमा रचना हो पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्रिस्टी कहाँ पाया, कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नोट, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक माने पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जंतु में भी, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में रहता है, जंतु में भी पाया जाता है डीएनए। गोल्जी काय, 7 नंबर पॉइंट हुआ गोल्जी काय। यह सूक्ष्म नालिकाओं के समूह एवं थैलियाँ को बना होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। फर्स्ट एरो, यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य हो जाएगा कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करना। लास्ट एरो, सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट कैमियो गोल्जी ने वर्ण उल्लू के तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाय की खोज की थी। सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने वर्ण नामक उल्लू के तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाय की खोज की थी। आइए 8 नंबर पॉइंट, लाइसोसोम। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली में घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण स्वेस्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जिकाय में। फर्स्ट है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें जल अपघट्य एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। जल अपघट्य एंजाइम क्या है? वे एंजाइम जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। थर्ड नंबर एरो, लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम पाचन के दौरान फट जाने पर इसके एंजाइम कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगते हैं, इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लास्ट, इसकी खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। 9 नंबर पॉइंट, लवक। पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां और कोमल तना की हरा रंग एवं फल तथा फूल का लाल, पीले, गुलाबी इत्यादि रंग जिस कोशिका के कारण होता है उसे ही लवक कहते हैं। फर्स्ट नंबर एरो, लवक सभी पादप कोशिका में पाया जाता है। सेकेंड, इसकी आकृति अंडाकार होता है। लवक की आकृति कैसा होता है? अंडाकार। थर्ड एरो, इसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 ईस्वी में की थी, लेकिन लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक शब्द का लवक शब्द सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन खोज हैकल ने किया था। लवक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। सेकंड, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इसके भीतर पर्णहरित क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। फर्स्ट, क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। सेकेंड, हरित लवक की सहायता से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे पौधा का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ही पौधा का रसोई घर कहते हैं। लास्ट, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण एवं पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब हम लोग सभी फल का रंग जो होता है, जैसे पीला, गाजर का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। इसका भी हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सेकेंड, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। यह पौधे के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित या दूर रहते हैं, जैसे जड़, भूमिगत तना इत्यादि, इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। अवर्णी लवक का कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। इसका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ को संग्रह करना, माने इकट्ठा करना। थर्ड, अवर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरे रंगों को छोड़कर अन्य रंगों से युक्त लवकों को वर्णी लवक कहते हैं, जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, जो पुष्प, फलभित्ति, बीज इत्यादि भागों में पाया जाता है। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपील के कारण होता है और गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नोट,
वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक होता है। 10 रसधानी वैकुलस। यह कोशिका के निर्जीव रचना है। यह पादप कोशिका में अधिक विकसित होती है परंतु जंतु कोशिका में कम विकसित होती है। रसधानी एकल झिल्ली से आवर्त होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से जो घिरा हुआ रहता है, आवर्तित रहता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कोशिकाओं का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक या प्रबंधक कहते हैं। फर्स्ट एरो। यह केंद्रक वाले कोशिका को एक केंद्रीय कहते हैं। एक से अधिक केंद्रक वाले कोशिका को बहुकेंद्रीय मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कहते हैं। सेकेंड एरो। स्तनधारियों का आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों का आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। गुणसूत्र किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को ही गुणसूत्र कहते हैं। फर्स्ट एरो। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। जीन का शब्द आया था। जीन का मुख्य कार्य है कि आनुवंशिकी गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। सेकेंड एरो। गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए के द्वारा होता है। थर्ड एरो। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। फोर्थ एरो। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। इसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। केंद्रक का मुख्यतः 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली। फर्स्ट केंद्रक झिल्ली, सेकेंड केंद्रिका, थर्ड केंद्रक द्रव्य, फोर्थ क्रोमेटिन जाल। केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड। यह केंद्रक में पाए जाने वाला अम्ल है जिसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। सेकेंड एरो। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकेंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसकी कई जीन हैं तथा डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का आकर जुड़ जाती है जिससे नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिन होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्मॉल आरएनए जिसे राइबोसोमियल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है एम आरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। फर्स्ट, यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन को संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। सेकेंड, टीआरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। थर्ड, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक, असूत्री विभाजन एमिटोसिस, यह विभाजन केवल एक कोशिकीय जीव में होता है जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और ईस्ट अमीबा इत्यादि। दूसरा, समसूत्री विभाजन मीटोसिस, यह विभाजन कायी कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक बाथियर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। इन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया का नाम मीटोसिस दिया। थर्ड, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, फार्मर तथा मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1988 में किया। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है।
और सूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।